अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये वीडियो 2 रोज़ पहले मैंने चैनल पे अपलोड किया था। औलाद की नफ्सियाती तरबियत कैसे करें। मैंने देखा लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हैं और ये लिखा है कि मुफ्ती साहब, आप तो तकरीर कर रहे हो, लेकिन हमने हाईवे पे चलने वाली कारों पे गौर व फिक्र किया। आपकी बात सुनते सुनते तो ये चीज़ समझ में आई कि यार कितने खूबसूरत यानी ये लोग हैं, इन लोगों का डिसिप्लिन कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत तरीक़े से ये लोग गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं, कितना बेहतरीन रूल्स रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और गाड़ियों के दरमियान का जो गैप है, 2 गाड़ियाँ जो चल रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे मुल्क में, लोग इस तरह के घाट के ऊपर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। अक्सर ऐसे हाईवे पे, जैसे अक्सर आप मुंबई पुणे हाईवे पे भी सुनोगे, जो एक्सप्रेस वे है, एक गाड़ी के पीछे 5 गाड़ियाँ उसको भिड़ गई है। सामने वाले गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा और बस पीछे वाली गाड़ियाँ धड़ाधड़ उसके साथ में भिड़ गई और एक साथ में जो है, एक मरतबा तो 7 गाड़ियों का मैंने एक्सीडेंट सुना था इस तरीक़े से। लेकिन यहाँ आपको वैसा होते हुए नज़र नहीं आएगा। आप ध्यान देना, 2 गाड़ियों के दरमियान का गैप, ये ध्यान देना। आप मेरी पूरी स्पीच सुनते रहना और रोड पे आपने सिर्फ यही देखना, 2 गाड़ियों के दरमियान का गैप, और कोई भी गाड़ी वो आपको ओवरटेक करती हुई नहीं मिलेंगी। गाड़ियाँ एकदम सिस्टमेटिक तरीक़े से लाइन को फॉलो करते हुए, भले 2 गाड़ियों के दरमियान में लंबा चौड़ा गैप हो, उसके बावजूद भी वो ओवरटेक नहीं करेंगे। रोड भले खाली उनको नज़र आ रहा हो, लेकिन वो लेन को फॉलो करते हुए ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो, मैं आपको जो है ना, इन मुल्कों की और भी कुछ खुसूसियात बताता हूँ। ये सारे मुल्क, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फ़िलीपींस और कंबोडिया, लाओ, वियतनाम। अब इनमें आप चाइना को, कोरिया को और जापान को भी शामिल कर लोगे तो ये सारी एशियन कंट्रीज़ है। इन एशियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएगी कि वाकई में भी आप हैरत करोगे इन लोगों के लाइफ स्टाइल पे। अच्छा, ये मुल्क जो है ना, अलग अलग मज़हबों के मानने वाले हैं, ये भी याद रखो आप। जहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया मुस्लिम मुल्क है, वहीं थाईलैंड और कंबोडिया ये बुद्धिस्ट मुल्क है, वहीं पे वियतनाम और चाइना ये कम्युनिस्ट मुल्क है, वहीं पर साउथ कोरिया क्रिश्चियन मुल्क है, और ऐसे ही जापान और नॉर्थ कोरिया वगैरह, यहाँ पे अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो किसी मज़हब में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन है, आदाब है, अखलाक है, उसमें ये सारे मुल्क आपको सेम टू सेम नज़र आएंगे। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद में वाकई में भी आप सोचने में पड़ जाओगे कि यार वाकई में लाइफ किसको कहते हैं, मतलब ज़िंदगी किसे कहते हैं, आपको इन मुल्कों में लोग जीते हुए मिलेंगे। इसीलिए इन मुल्कों के अंदर जो एज है, एज की जो लिमिट है, हमारे भारत देश में वो 60 साल है, तो वहीं इन मुल्कों के अंदर जो है वो 80 साल है। जापान में 90 साल है। 90-80 यानी हमसे 20 साल 30 साल ये लोग ज़्यादा क्यों जीते हैं, वो क्या बातें हैं इन मुल्कों की, तो आप सुनेंगे तो हैरत करोगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कॉमनली ये सारे मुल्कों में। सबसे पहली चीज़ तो है डिसिप्लिन। जैसे आप अभी ये गाड़ियों वगैरह का डिसिप्लिन देख रहे हो। अब हमारे मुल्क के अंदर लोग कम क्यों जीते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे मुल्कों के अंदर हम एक मैजिकल लाइफ जीते हैं, जैसे हमारे फिल्मों में बताई जाती है, और जैसे हमारे यहाँ सीरियलों में लोग जीते हैं ना, तो देखते हैं ना, तो लोगों को लगता है एक्चुअल लाइफ वही है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ भले खाने को जवारी बाजरी नहीं है घर में, उसके बावजूद एक आदमी बुलेट लेकर अपने महल्ले वालों पे शाइनिंग मार रहा है। मतलब वो ख़ुद के लिए नहीं जी रहा है, वो अपने महल्ले वालों के लिए जी रहा है। अब इन मुल्कों के अंदर लोगों के पास में फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर, और एक हाइलस बोलकर एक मॉडल आता है, मुझे पता नहीं है वो इंडिया में है या नहीं, उसके पिकअप है यहाँ पे। वो पिकअप जो है ना, जानवरों का चारा
खेतों में ले जाने के लिए और खेतों का जो माल है वो घरों पे लाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ हम शान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा एक मेंटल प्रॉब्लम है, और वो मेंटल प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं सामने वाले पे इम्प्रेशन कैसे झाड़ूं, मैं सामने वाले को मेरी पोजीशन कैसे बताऊं। इसी वजह से अभी मेरे साथ एक वाक़या पेश आया थोड़े दिनों पहले। मैं एक साहब से एक मुआमले में सौदा कर रहा था, दरमियान में एक ब्रोकर साहब थे। तो वो मुआमला करोड़ों के अंदर था। तो ब्रोकर साहब ने देखे कि मैं रिक्शे में आया हूँ, तो रिक्शे से आते ही जो है ना, जो ब्रोकर साहब है उनका बीपी लो हो गया। उन्होंने बोले यार ये रिक्शे में सफ़र करने वाला आदमी, पता नहीं अब ये आदमी ये चीज़ ख़रीद सकेगा या नहीं ख़रीद सकेगा। तो वो ब्रोकर साहब ने वो प्रॉपर्टी दिखाने से पहले मेरे से कहा, बोले भाई देखो मैं इतना इतना कमीशन लूँगा और तुम्हारा पेमेंट का कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मैं बोला भाई ये सब जो है ना तीसरे और चौथे स्टेप की बातें हैं। पहला स्टेप ये है कि जो चीज़ हम देखने के लिए आए हैं वो हमको बताओ, वो हमको पसंद आती है नहीं आती है। प्राइस की बात हम उसके बात करेंगे, और प्राइस के अलावा जो आपकी मजदूरी है, आप जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हो ना, मैं आपको मेरी तरफ से जो है ना जो आप मांग रहे हो उसमें और एक 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दूँगा, आप बेफ़िक्र रहो। मैं बोला उसकी फ़िक्र मत करो आप। लेकिन प्रॉब्लम हमारी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है, हम सिर्फ ज़ाहिर को देखते हैं, हम जो है ना दिखावे वाली ज़िंदगी, सामने वाले का फ़ोन। इसीलिए मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। इंडिया के अंदर जो 80% आईफ़ोन है, 80% आईफ़ोन इंडिया में जो ख़रीदे जाते हैं वो EMI के ऊपर। पता ये चला कि घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे हैं, अम्मा बर्तन धोने जा रही है, अब्बा रिक्शा लेके जा रहे हैं, या अब्बा का भंगार का गाड़ा है, मगर बेटे को फिर भी आईफ़ोन EMI पर इसलिए ख़रीदना है ताकि उसकी बैठक के अंदर लोगों पे ये इम्प्रेशन पड़े कि भाई अब ये भी करोड़पति बन गए हुए हैं और ये आजकल आईफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये है मेंटल बीमारी। और ये मुल्कों में लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हैं। प्रैक्टिकल किसे कहते हैं भाई? जैसे वो लोग हैं, जैसे वो लोग हैं, जैसे उन लोगों की लाइफ है, जैसे उन लोगों की ज़िंदगी, और वो अपने ज़िंदगी पे फोकस देते हैं। जैसे अपनी साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान देंगे कि हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, हमारा मोहल्ला एकदम साफ़ सुथरा रहे, हमारा हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे हमारी। अब आप देखेंगे इसी वजह से ये मुल्कों में ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है। अब हमारे यहाँ पे ये शाइनिंग है, कपड़े की शाइनिंग, मोबाइल की शाइनिंग, गाड़ी की शाइनिंग, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। लेकिन ये मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी, लोगों की लाइफ ही वैसी है। लेकिन हमारे यहाँ गंदगी आपको ज़रूर मिलेंगी, और गंदगी का ये आलम है कि घरों के अंदर वैसी सफाई आपको नहीं मिलेंगी। गली मोहल्लों के अंदर आप जाइए, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे खुली हुई नालियाँ हैं, और उन नालियों के अंदर ड्रेनेज का पानी बह रहा है, वही पानी रोडों पे बह रहा है। उसके अंदर जो है जानवर तैर रहे हैं और वो उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। इस तरह का हमारे यहाँ हाल है। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक जगह पे शादी के एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। तो मैं जैसे ही उस हॉल में पहुंचा, पता चला कि ये हॉल जो है इसकी एक कीमत है। ये कोई गवर्नमेंट का फ्री फंड वाला हॉल नहीं है, बल्कि इसके पैसे देना पड़ते हैं आपको। अब मैंने देखा कि भाई वो आदमी पैसे ले रहा है, लेकिन पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, सामने कोई साफ़ सफाई नहीं है। अब अंदर गए हॉल में, मैंने देखा कि उस हॉल के अंदर जो चटाइयाँ हैं, चटाइयाँ हरे कलर की प्लास्टिक की चटाइयाँ हैं, वो चटाइयाँ जब हॉल पहली मर्तबा बना था तब से लेके आज तक वही चटाइयाँ हैं। और वो जो चटाइयाँ हैं धूल की वजह से, यानी धूल में अट चुकी है। अट मतलब उन्होंने धूल को ऐसे ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि वो पूरी चटाइयाँ ऐसी धूल के अंदर जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ अगर उस हॉल को साफ़ किया जाता और उन चटाइयों को बाहर निकाला जाता ना, तो कम से कम 1 कुंटल धूल निकलती वो सारी चटाइयों के दरमियान से। लेकिन जब निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो उस बस्ती के या वहाँ पे जो फंक्शन था, वो प्रोग्राम के लोगों में से ऐसा किसी के भी पेशानी पे ये सोचकर बल नहीं आया कि ये गंदी चटाइयाँ हैं, हम इस पे बैठेंगे कैसे। लेकिन लोग माशाअल्लाह कपड़ों पे पूरा ध्यान है, कपड़ों की इस्त्री टूटना नहीं चाहिए, मगर वही गंदी चटाइयों पे पूरी कौम बैठ गई। बाद में वहीं पे जो है लाल कलर का एक दस्तरखान बिछ गया, जिसको वो ख़रीदे थे उसके बाद से शायद कभी धोया नहीं गया हुआ होगा। उस पर इधर तेल के धब्बे है,
उधर उसमें से बो आ रही है अदरक लहसुन की। मगर माशाअल्लाह लोगों को अब आदत पड़ी हुई है वही गंदगी में रहने की, वही गंदगी में खाने की। अब वो गंदा दस्तरखान बिछ गया और उस गंदे दस्तरखान के ऊपर लोग उन गंदी प्लेटों में खाना खा रहे हैं, जिनको धोने की भी तौफीक नहीं मिल रही है, बल्कि उसको पोंछ मार के दूसरे मर्तबा वालों को वही प्लेटों के अंदर खाना सर्व किया जा रहा है। अब दूसरी मर्तबा वाले जो बैठने वाले हैं वो दस्तरखान उठने से पहले कि भाई वो दस्तरखान साफ़ हो जाए, फिर दूसरे जो लोग हैं वो बैठे, उससे पहले दूसरे लोग पीछे खड़े हुए हैं, उसमें हड्डियां पड़ी हुई है, गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं, और वही दस्तरखान के ऊपर फिर दूसरे लोग भी बैठ गए, वही प्लेटें हैं। अब मुझे आप बताओ, एक ऐसा मुल्क और उस मुल्क में रहने वाले ऐसे लोग जिनको गंदगी में धूल में रहने की आदत है, ऐसे गंदगी में खाना खाने की आदत है। आप पैसे दे रहे हो, आपका हक़ बनता है कि आप कम से कम वो जो जनाब है पैसे लेने वाले फंक्शन हॉल वाले साहब भी, ये उनका भी काम है कि आप सर्विस ऐसी दो, उसको ज़रा साफ़ सुथरा रखो। वहाँ तहारत खाने नहीं, वहाँ बैतुल खला नहीं, मस्तूरात के लिए बैतुल खला है, पानी नहीं, हाथ धोने को पानी नहीं, खाने से पहले खाने के बाद में। अरे क्या है, मैं आपको बता दूँ, ऐसी ज़िंदगी इन मुल्कों के कुत्ते भी नहीं जीते हैं, कुत्ते भी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में फ़रमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ बोलना पड़ रहा है, कुत्ते, अगर वहाँ के कुत्तों को भी ये कहा गया जाए कि भाई तुमको ऐसे फंक्शन हॉल में हड्डियाँ और बोटियाँ और ये सब खाने के लिए मिलेगा, वो कुत्ते भी ये गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ लोग कुत्तों के लिए भी एक खाने का इंतज़ाम करते हैं। अभी आप देखो ना, ये ज़िंदगी देखो, आप ये पीछे देखो, कंटेनर देखो, मेरे पीछे कंटेनर के पीछे की कारें देखो, उन कारों के दरमियान का गैप देखो, आप सिर्फ देखो। ये कंटेनर के पीछे की एक कार चली गई, अब देखिए ये कंटेनर के पीछे की दूसरी कार चली गई, अब ये दूसरी और तीसरी कार के दरमियान का गैप देखो, तीसरी गई, अब ये चौथी, अब पूरी लाइन देखो, अब फिर वापस से उसके नीचे पीछे एक कंटेनर है। आप देखोगे कोई एक भी ओवरटेक नहीं कर रहा है, जबकि इधर साइड का रोड भी खाली है। और गैप देखो आप सिर्फ कारों के दरमियान का, ये है, देखो, इसे कहते हैं इंसानों वाली ज़िंदगी। मेरा जो अटेंशन है ना, मैं ये जो मुल्कों में सफ़र करता हूँ, पहली मर्तबा मैं 2016 में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के लिए कुआलालंपुर शहर गया था, 8 दिन वहाँ पे रहा था। मैं जब पहली मर्तबा वहाँ पे गया, यानी वहाँ के एयरपोर्ट से ही जो अटेंशन यानी इंटेंशन मेरे माइंड के ऊपर पड़ा, और वहाँ पे जो लेने के लिए लोग मुझे आए, और मैंने वहाँ के जो रोड देखा, रास्ते देखा, और फिर जब शहर में गया और वहाँ की मैंने जब मोनो रेल देखा और मेट्रो ट्रेन देखा और रोड रास्ते, मैं ऐसा कचरा ढूंढता था कि कहीं पे मुझे कचरे का एक आधा वकंडा नज़र आ जाए जहाँ लोग कचरा फेंकते हो, तो मैं कम से कम उसका एक फ़ोटो लेके बता सकूं कि भाई देखो यहाँ पे भी लोग गंदे रहते हैं। मगर उस पूरे मुल्क में आपको कचरा तो दूर की बात है, काड़ी भी रोड के ऊपर नज़र नहीं आती, काड़ी भी। और बारिश होती है वहाँ पे, कैसी बारिश होती है, हमारे मुल्क में जैसी बारिश होती है उससे ख़तरनाक बारिश मतलब अभी वो वहाँ की बारिश की हमको हवा भी नहीं लगी हुई है। ऐसे मूसलाधार जो बारिश होती है, वैसी बारिश मैंने देखा हूँ वहाँ पे, और वो रोज़ होती थी वहाँ असर के बाद में, असर मगरिब के दरमियान में। लेकिन वो बारिश ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद आपको रोड पे पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आएगा। मैं हैरत करता था कि आए अल्लाह, इतनी बारिश में तो साला अपने पूरे रोड बह के चले जाएंगे, पूरे रोड उखड़ जाएंगे इतनी बारिश में। तो ये कौन सी बारिश है, यानी कौन सा सिस्टम है ये? रोज़ होती है ऐसी बारिश, और बारिश ख़त्म होने के बाद रोड पे पानी क्यों नहीं नज़र आता? तो वहाँ एक्चुअल में जो इंसान जिसको कहते हैं ना, इंसानों वाली ज़िंदगी, पहला इंटेंशन जो मेरे माइंड में आया ये मुल्कों के सफ़र के बाद, वो यही आया कि पहले हम लोगों को इंसान बनने की ज़रूरत है। इंसान खाना कैसे खाते, इंसानों के दस्तरखान कैसे साफ़ सुथरे होते, इंसानों की मस्जिदों के संडास विमल गुटखा खा खा के सड़ते नहीं हैं। वहाँ पे भी संडास देखो आप, मस्जिदों वगैरह में जो बने हुए टॉयलेट है, बाथरूम है, उसकी साफ़ सफाई देखो। हमको हवा भी नहीं लगी अभी, इतना याद रखो आप। ये डिसिप्लिन सीखने की, अपने अंदर इंसानियत लाने की, अपने आप को इंसान, पहले इंसान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ पे।
अगर हम इंसान बन जाएंगे, हमारे अंदर जो है ना इंसानियत आ जाएगी, और ये साफ़ सफाई जो है ना, साफ़ सफाई है, डिसिप्लिन है, साफ़ सुथरापन है, और अखलाक जिसको कहते हैं, जो मैंने वहाँ देखा। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली मर्तबा जो मेरा कुआलालंपुर शहर सफ़र हुआ था, मैं अपनी क़ियाम गाह के बाहर ऐसा फुटपाथ के ऊपर टहल रहा था मोबाइल पे बात करते हुए। तो एक कार वाला जो है वो रोड के ऊपर खड़ा हो गया, फिर दूसरा कार वाला उसके पीछे, फिर तीसरा कार वाला। तो मैंने देखा वो ड्राइवर की तरफ, तो मेरे चेहरे को देख रहा था और हाथ से इशारा करने लगा कि रोड क्रॉस कीजिए। तब मेरे समझ में आया कि वो ड्राइवर को मैं फुटपाथ पे रोड की तरफ चेहरा करके बात कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगा शायद मुझे रोड क्रॉस करना है, इसलिए वो बेचारा गाड़ी खड़ी कर दिया उसने। फिर उसके पीछे वाले ने, फिर उसके पीछे वाले ने। तब मैंने कहा, अरे भाई मुझे रोड क्रॉस नहीं करना है। मैंने भी इशारे से कहा, नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, और मैं फिर एक बैठने वाली जगह पे बैठ गया बात करते हुए। देखो ये है इंसानियत। और हमारे यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, किसी ने किसी के दुकान के सामने गाड़ी खड़े कर दिया तो वो हवा छोड़ दे रहा उसकी। मस्जिद के सामने एक बेचारा नया आदमी आया रिक्शा लेके, उसने मस्जिद के सामने रिक्शा खड़े किया, और नमाज के बाद वो देख रहा तो उसके चारों टायर में की किसी ने हवा छोड़ दिया। अल्लाह हमको